तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आखिर रसिया और यूक्रेन के बीच जो वार है वो स्टॉप क्यों नहीं हो रहा है। 1000 दिन लगभग कंप्लीट हो चुके हैं और उससे भी वार चल ही रहा है। 22 फरवरी 2022 को ये वार स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये वार एंड होने का नाम नहीं ले रहा है और कोई बहुत बड़ा रिजल्ट भी नहीं आ रहा है कि रसिया जीत रहा है या यूक्रेन जीत रहा है। इधर इजराइल और हमास के बीच जो वार चल रहा था वो अभी सीज फायर के करीब पहुंच चुका है। इजराइल और लेबनान के बीच जो वार चल रहा था वो सीज फायर हो चुका है, मतलब युद्ध विराम घोषणा हो चुकी है। और आज या कल हमास और इजराइल के बीच जो वार चल रहा है ये लगभग समाप्त होने के कगार पे है। लेकिन हम इस वीडियो के अंदर यही समझने वाले हैं कि आखिर ये कौन सा मुद्दा है जो रशिया और यूक्रेन के बीच वार खत्म नहीं हो रहा है, और खत्म होगा तो कैसे होगा, क्या कुछ उसके पीछे कहानी है। अभी हाल ही में जेलेंस्की ने एक रिपोर्ट, ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की, इनका कहना है कि भैया देखो वार खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक शर्त है। शर्त यह है कि जो रसिया ने कंट्रोल कर रखा है, मतलब जो जमीन रसिया ने कंट्रोल कर रखा है उसका कंट्रोल उस पे परमानेंट नहीं रहेगा, कुछ समय के लिए, मतलब एक तरह से गेम प्लान है। उसके ऊपर जो कंट्रोल है वो नाटो का रहेगा। अब यार गजब इंसान है ये भैया, नाटो की मेंबरशिप को लेकर के ही तो ये सारी बातें चल रही थी और तभी रशिया ने तुम पे चढ़ाई कर दी और फिर तुम नाटो का नाम ले रहे हो। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि जिस तरीके से रसिया ने इनके ऊपर अटैक किया और ये पूरा बैकफुट पे आ चुके हैं, तो इसको सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये कह रहे हैं कि भैया जो भी पार्ट है करेंटली वो सारा चीज जो है रसिया कंट्रोल के अंदर है। और कौन कौन सा पार्ट है देखिए, रसिया ने खेरसान, डोनास और ये जो जेपोर्जिया अभी कुछ दिन पहले ही वहां से उसका जो है अतिक्रमण हटा है। तो ये पूरा जो यूक्रेन का, यहां से देखिए क्यों बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो ये पूरा जो यूक्रेन का पोर्शन है रसिया ने उसको आराम से कब्जा करके बैठा हुआ है, लगभग ये देखिए पूरा पोर्शन। और इसी की बात चल रही है, कह रहा है कि नाटो इसके ऊपर अपनी पूरी कमांड रखेगा, निगरानी करेगा, ना यूक्रेन करेगा ना रशिया करेगा। लेकिन अब ऐसे कैसे हो जाएगा, पुतिन कैसे मान ले इस चीज को, नाटो ही तो मेन प्रॉब्लम है। तो युद्ध का जो पड़ाव है वो आगे की तरफ और मूव करेगा, आगे आने वाले समय में और ज्यादा मूव करने के लिए, क्योंकि अमेरिका ने भी यूक्रेन को बोल दिया है कि भाई जो मिसाइल लॉन्ग रेंज मिसाइल है अमेरिका की बनी हुई, तुम उसको यूज करो। क्योंकि पुतिन साहब ने तो जो उनका न्यूक्लियर वेपन पॉलिसी है वो तो चेंज कर रखे हैं। उनका कहना है कि अब किसी भी यूरोपियन कंट्री का वार के अंदर मिसाइल या कोई भी चीज यूज होता है तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट कोई वार करेगा तभी मैं उसके ऊपर न्यूक्लियर वेपन करूंगा। अगर प्रॉक्सी का सेंस होता है कि हम किसी और के थ्रू वहां पे अटैक करवा सकते हैं, उसमें भी अगर कोई यूरोपियन कंट्री इन्वॉल्व होगा तो उसके ऊपर मैं न्यूक्लियर बम अटैक करूंगा। तो ये वार रुकने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन अगर क्यों रुकेगा इसका भी हम लोग आगे जिक्र करने वाले हैं। अब देखिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि जिस तरीके से ये मिस्टर जेलेंस्की साहब है, इनकी अकल जो है ना ये थोड़ा सा कम है। अभी जितना नुकसान हुआ है, देखिए यूक्रेन में बहुत ज्यादा अपना लॉस कर लिया है इस युद्ध के चलते। मैं आपको बता दूं कि पैसा ही सब कुछ होता है एक देश के लिए। 2022 में जो यूक्रेन था उसकी जो जीडीपी है वो 33% तक सिकुड़ के रह गई है, मतलब उतना उसको नुकसान हुआ। 2023 के अंदर ये 22% हो गया। ये 22% और 33% इसलिए क्योंकि देखिए जो वेस्टर्न कंट्री है वो भर भर के पैसा दे रही है इसको, युद्ध कर भाई कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अमेरिका और यूरोप को पता है कि अगर रसिया खाली हो जाएगा तो फिर उसके लिए मुश्किल ही मुश्किल है। अभी 2025 में
26% अपने जीडीपी का यूक्रेन डिफेंस में लगा रहा है। मतलब 100 आउट ऑफ 26 ओनली किस पे लगा रहा है? डिफेंस पे लगा रहा है। एक दिन में यूक्रेन जो है $140 मिलियन जो है डेली खर्च करता है, और लगभग इसको 100 मिलियन जो है एड के तौर पे कौन देता है? पूरी जो वेस्टर्न नेशन है इसको दे रहे हैं। पैसा आ रहा है, लड़ाई चल रही है। लेकिन बात ये नहीं बनती है कि आखिर यूक्रेन और रसिया लड़ क्यों रहे। बात ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आखिर ये वार रुक क्यों नहीं रहा है। कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि क्रीमिया पे जब चढ़ाई किया था रसिया ने, तो वो G7 से हट 2014 के अंदर जब क्रीमिया पे उसने चढ़ाई किया तो G7 से उसको हटा दिया गया है। मतलब पहले G8 था, अब उसको G7 कर दिया गया है। तो ये सारा नुकसान जो है, चूंकि मैप के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो जस्ट ये देखिए, ये रसिया है, इसी से बाउंड्री डिस्प्यूशन जो है, ये जो है आपका ये रसिया है, और यहाँ पे यूक्रेन, और इसी से जस्ट जो है क्रीमिया इसके। तो ये एंगल मतलब देखिए, अगर किसी देश को आप पीछे करना हो, उसकी कमर तोड़नी हो, कुछ मत करो, उसके पड़ोसियों से उसको लड़ा दो। रसिया की कमर पूरी टूट चुकी है। यहां पे देखिए यूक्रेन और क्रीमिया, मतलब साथ साथ आप देख सकते हैं कि अमेरिका, लोग कह रहे हैं कि यार अमेरिका जो है यूक्रेन को चढ़ा करके और रसिया कुछ बिगाड़ नहीं पाया। रसिया की कमर टूट चुकी है, ये सच्चाई है। इसीलिए रसिया लगभग जो है 1 लाख से 2 लाख के बीच में इसके सैनिक मारे गए। ये द क्रॉनिकल की रिपोर्ट है। इसमें इसने बताया कि 2 लाख, लेकिन मैं मान लेता हूं, क्योंकि देखिए बहुत सारे न्यूज जो होते हैं वो प्रो यूएस होते हैं, प्रो रसिया होते हैं, तो वो बहुत आंकड़े कोई जेन्युइन नहीं होते हैं। बट लगभग मैं मान लेता हूं कि 1 लाख से करीब जो है सैनिक मारे गए रसिया के। और बहुत ज्यादा रसिया के पास सैनिक तो है नहीं। अब आपको लग रहा होगा यार बहुत ज्यादा सैनिक हैं, ये 5th नंबर पे आता है आम रैंकिंग में। देखिए, क्योंकि रसिया का जो लैंड है ना वो बहुत बड़ा है, तो उसको कवर करने के लिए उसके पास सैनिक भी बहुत ज्यादा चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कि पूरा सैनिक उसी में, अरे भाई चाइना बैठा हुआ है और उसके पास देश है, वो भी तो उसके ऊपर कब्जा कर सकते हैं। तो किसी को चाइना के ऊपर भरोसा थोड़ी कर सकता है वो। तो ये एक पॉलिसी है कि आखिर अमेरिका ने तो इसको बैकफुट पे कर दिया है और अपना पूरा गेम कर दिया है खत्म। रसिया को जो है पूरा बैकफुट पे खड़ा कर दिया। लेकिन रसिया जो है ना अपने आप को डोमिनेट कर रहा है, कह रहा है भाई देख तू मुझे बर्बाद कर रहा है, मैं तुमको बर्बाद करूंगा। तो ये जो लड़ाई है ना, ये लड़ाई समझिए किसके बीच है। ये आपका यूएस हो गया और एक रसिया की लॉबी ले लीजिए। इस लॉबी के अंदर यूक्रेन और यहां पे सारे वेस्टर्न कंट्री, ये सारे वेस्टर्न कंट्री। रसिया की लॉबी देखिए, चाइना, ईरान, रसिया, चाइना, ईरान। इधर आप मतलब इंडिया को भी लेके रखिए। ये तो दोनों लॉबी की तरफ से, इधर भी है और इधर भी है। और सबसे बड़ा जो रसिया की लॉबी में अभी भर्ती हुआ है वो है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की सैनिक भी पहुंच चुकी है रसिया के तरफ से लड़ाई में, क्योंकि रसिया के पास उतने सैनिक नहीं है, उसका जो जियोग्राफिकल एरिया है उसके हिसाब से नहीं है। तो ये वार को रुकने का नाम इसीलिए नहीं ले रहा क्योंकि अभी पूरा लॉबी बनती जा रही है। अब ये लॉबी के अंदर देखिए ध्यान से कि रसिया को क्या किया है अमेरिका ने, क्योंकि पता है अमेरिका को कि रसिया खाली बैठेगा तो मेरे को डंडा करेगा और हम उससे निपट नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके पास भी सारे टेक्नोलॉजी हैं, सब कुछ है उसके पास। इसीलिए इसने क्या किया कि यूक्रेन से लड़ा दिया। चल भाई, इधर ईरान देख रहे हैं, ईरान क्योंकि थोड़ा सा
न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने की सोच रहा था, उसको इजराइल से लड़ा दिया। तो ये वार चूंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जीत लिया है, यूएस के नेक्स्ट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप होंगे, 20 जनवरी को ये शपथ लेंगे। उसके बाद बहुत सारी चीजें चेंजेस आने वाली है, क्योंकि जैसे ही वो आएंगे 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर कोई ना कोई डिसीजन आएगा। डिसीजन आने के बाद ये चांस है कि जो है आप यूक्रेन को यहां देख सकते हैं कि ये बैकफुट पे आए, लेकिन रसिया भी ऐसा नहीं, क्योंकि थिंक टैंक देखिए अमेरिका का अलग होता है। अमेरिका जो है ऐसा नहीं होता कोई प्रेसिडेंट बदल जाए तो उसकी सोच बदल जाती है, वहां की थिंक टैंक जो होती है उसके ऊपर काम होता है, पेंटागन जो चाहेगी वो होगा, इसके हिसाब से होता है ना कि कोई प्रेसिडेंट बदल जाए, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि भाई देखो, जो लोग ये बोल रहे हैं कि डी डॉलराइजेशन मतलब डॉलर को कमजोर करने की जो बात चल रही है, उन देशों को मैं टैरिफ बहुत ज्यादा हाई कर दूंगा, 100% की बात कर दूंगा। अभी जस्ट ये उन्होंने बात कही है, और वो कौन बात कर रहा था? रसिया ने कर रहा था। देखिए रसिया बोल रहा था डी डॉलराइजेशन करने के ब्रिक्स को, तो ब्रिक्स को खत्म करने के लिए बिल्कुल माइंड बना लिया है ट्रंप ने, क्योंकि क्वाड की जो अगली बैठक होने वाली है वो कहां होने वाली है? वो इंडिया में होने वाली है 2025 के अंदर, जब क्वाड की बैठक होगी, और वहां पे ट्रंप भी आएंगे। क्योंकि क्वाड बना किसके लिए है? चाइना के लिए। जरा समझते रहिए पूरा खेला जो है। ब्रिक्स का मेंबर कौन कौन है? रसिया भी है, चाइना भी है, और आपका इंडिया भी है। और क्वाड का कौन कौन? तो इस चीज से जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट किसको होने वाला? इंडिया को। क्योंकि देखिए बार बार जो है ना ये पॉलिसी जो चल रही है एक दूसरे को लड़ाने की चल रही है कि इंडिया, चाइना, रसिया अगर एक हो जाएंगे तो जो अमेरिका है इसको खत्म किया जा सकता है। यूक्रेन छोटा सा बच्चा है, इसको तो जब चाहे तब रसिया खत्म कर सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि भाई उस पर न्यूक्लियर वार कर दो। यार ये बताओ कि बाउंड्री डिस्प्यूट हो रही है एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे की बाउंड्री टच हो रही है, ये रसिया और ये यूक्रेन है। अगर न्यूक्लियर बम मार दोगे ना तो ये जो तुम्हारा वर्चस्व है ना रसिया का, ये खत्म हो जाएगा। क्योंकि फिर तो यही होगा ना कि यार तुम्हारे पास सैनिक नहीं थे यूक्रेन के ऊपर चढ़ाई करने के लिए। तो बहुत सारी केसेस होती हैं। तो आगे का सिनेरियो जो बनेगा उसको समझने की कोशिश करिए। पूरा जो कंडीशन है वो गेम प्ले कर रहा है, जो कैप्टन है अमेरिका कर रहा है, और जो वेस्टर्न कंट्री है इनको साथ में ले रखा है, यूक्रेन को साथ में ले रखा है, और इजराइल जो है। अब इजराइल यहां से फुर्सत पा चुका है। कहां से? हमास और हिजबुल्लाह से फुर्सत पा रखा है। ये पूरा पूरा डायरेक्ट अटैक करेगा, अब सीधा सीधा ईरान को अटैक करेगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो है यूएस जो है ये यूक्रेन को बैकफुट पे ला करके रसिया कोई और प्लान करेगा। प्लान बना हुआ है। नॉर्थ कोरिया को इस बार जो है, क्योंकि पिछली बार जब ट्रंप की सरकार थी तो उन्होंने जाकर के उनसे किम जोंग से मुलाकात की थी। इस बार जो है नॉर्थ कोरिया, रसिया के लिए और ईरान के लिए, इन तीनों के लिए ना एक स्पेसिफिक प्लान बन रहा है। प्लानिंग क्या है उसको समझिए। वो तो जानबूझ करके लड़ा दिया ना, अमेरिका ने कहा चल भाई चल ठीक है तू लड़ता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, तेरे को मैं पैसा दे रहा हूँ यूक्रेन से जो है यहाँ से लड़ा, ये भाई चल लड़ता रहे, क्योंकि बैकफुट पे कर देगा। खाली तो फिर तू है, अगर ये खाली बैठे रहेंगे रसिया, चाइना, इंडिया, ये तीनों अगर खाली बैठे रहेंगे, अमेरिका के लिए सरदर्द है, सुपर पावर तुरंत गिर जाएगा। तो भाई सुपर पावर है तो अपने को बचाने के लिए कुछ तो करेगा ना। आगे क्या होगा इसको समझिए। ये वार कैसे खत्म हो सकता है? ट्रंप आएंगे, ट्रंप का कहना क्या होगा? कहेंगे कि ऐसा देखिए, अब भाई रसिया क्या करेगा? डिमांड करेगा भाई मैं क्यों छोड़ूं तुम्हारी जो जमीन है, वो मैं क्यों छोड़ूं, तुम्हारी जो जमीन है इसके बदले तुम मुझे क्या दोगे? तो फिर अमेरिका क्या कहेगा? चलो ठीक है यहां तक तुम रहो, जो अभी जैसा कंडीशन चल रहा है थोड़ा सा नॉर्मल हो जाओ, हम तुम दोस्ती करते हैं, कुछ और नया एंगल बनाते हैं। आगे जब ट्रंप आएंगे तो अमेरिका फर्स्ट का नारा जो उन्होंने दिया है वो होगा। और आप मेरी बात को थोड़ा यकीन मानने की कोशिश करिए कि अमेरिका और रसिया ये दोनों कुछ समय के लिए मिलेंगे। ये बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूं, अब विश्वास नहीं करेंगे। और यहां से क्योंकि सबसे जो बड़ा खतरा है ना इसके लिए चाइना है, दोनों के लिए देखिए आप समझते रहिए। क्योंकि अगर चाइना यहां से वेपन ज्यादा बेचना शुरू कर दिया और जिस तरीके से ये अफ्रीकन कंट्री के अंदर सारा कुछ खेल कर रहा है, अगर वहां भी इसका वर्चस्व हो गया, एशिया के अंदर भारत में तो है ही है, तो ये जो है ना
कुछ समय के लिए, क्योंकि देखिए ट्रम्प और एलन मस्क दोनों बिजनेसमैन हैं और बिजनेसमैन कभी किसी को दुश्मन नहीं मानते। तो जिसको ये लग रहा होगा कि ये दुश्मन है ना भाई, अब भूल जाना तुम लोग, क्योंकि ये अब चेंज होने वाला, जियोपॉलिटिकल एंगल यहां से चेंज होगा। और अब कहानी ये होगी कि जैसे ही ट्रम्प आएंगे वहां पे वार रुकेगी और सारी चीजें बहुत नॉर्मल हो जाएंगी, क्योंकि जब ऑलरेडी ट्रम्प जो है इनसे बहुत अच्छा इनका रिलेशन है पुतिन से, तो सारा मैटर वहां पे फिर सॉल्व आउट होगा। युद्ध रुकने का कंडीशन यही है कि जब ये रसिया जो है चाइना को थोड़ा क्रिटिसाइज करना शुरू करेगा, कुछ इन्फ्लुएंस करेगा, क्योंकि नेक्स्ट जो भी प्रॉब्लम है वो चाइना से है। और डी डॉलराइजेशन जो चल रहा है उसमें कुछ नहीं है, ये अमेरिका बोल देगा ऐसा भाई कि तुम डी डॉलराइजेशन की बात मत करो, मैं क्या करता हूं कि तुम जो भी है यूक्रेन का वार में वापस ले लेता हूं, उसके पास सारे हथियार हैं। सिर्फ यही है आगे का मुद्दा, डॉलर का जो डोमिनेंस बना हुआ है उसको कौन छेड़ सकता था, सिर्फ और सिर्फ ये रसिया। पुतिन बहुत माइंडेड इंसान है, उसको जो हल्के में लेता है ना उसको वो कहानी खत्म उसकी कर सकता है वो। तो यहाँ पे कंडीशन जो है समझिए कि चाइना अगला टारगेट होने वाला है। चाइना के लिए भी तो देखिए ताइवान से जो है ना ये प्रॉब्लम, ये देखिए समझिए ताइवान को छोड़ रखा भाई, अभी ये F-16 की डील किया है ताइवान जो अभी जस्ट F-16 दे रखा है। अमेरिका सुपर पावर है, आगे भी सुपर पावर रहेगा, और जिस कंडीशन से ये वार रुकेगी सिर्फ एक ही है, रसिया इसकी बात मान ले अमेरिका की, फिर वो वार रुकवा देगा। उसके बाद तब तक अपना रसिया को सही होने में पता है 5 से 6 साल लगेंगे। अभी फिलहाल जितना नुकसान हुआ है उसको कवर करने में 5 से 6 साल लगेंगे, तब तक अमेरिका कुछ और प्लान कर लेगा। ये कंडीशन है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।